नमस्कार। चलिए आज रीति काव्य की दुनिया में चलते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम सब ने श्रृंगार और सौंदर्य के बारे में तो सुना ही है, पर आज हम उससे परे जाकर इसकी वीरता और नीति से जुड़ी परतों को खोलकर देखेंगे। देखिए, जैसे ही हम रीति काव्य का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में क्या ख्याल आता है? यही तस्वीरें, प्रेम की, सौंदर्य की और राज दरबार की शानो शौकत की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रीति काव्य की दुनिया बस इतनी ही थी? क्या उस दौर के कवियों की कलम सिर्फ नायिकाओं के रूप और गहनों के बारे में लिखने तक ही सीमित थी? आइए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस आम धारणा में दिक्कत क्या है? असल में रीति काव्य को सिर्फ श्रृंगारिक कविता मान लेना, ये एक एकांगी यानी कि एक तरफा नजरिया है। हाँ, कई आलोचक इस दौर की कविता को दरबारी और एक सीमित दायरे का कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन ये सोच उस गहरी चेतना को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है जो उस समय की राजनीतिक और सामाजिक सच्चाइयों से निकली थी। अब जरा उस दौर के माहौल को समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। रीतिकाल का जो समय था, यानी लगभग 1650 से 1850, वो मुगल सत्ता के उभार, सामंती व्यवस्था और लगातार लड़ाइयों और संघर्षों का दौर था। अब सोचिए, ऐसे उथल-पुथल वाले माहौल में कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए तो नहीं हो सकती थी, है ना? वीरता और नीति जैसे विषय एक जरूरत बन गए थे। तो फिर वो दूसरा पहलू क्या है? उसे समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं भारत बोध। तो ये भारत बोध है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये साहित्य के अंदर भारतीय समाज, उसकी संस्कृति, इतिहास, जीवन मूल्यों और उसकी सामूहिक सोच का एक अक्स है, एक रिफ्लेक्शन है। ये मानो वो धागा है जो उस समय के समाज, राजनीति और मूल्यों को कविता में एक साथ पिरोता है। और रीति काव्य में ये भारत बोध दिखता कैसे था? इसके 4 खास रूप थे: क्षत्रिय वीरता के बखान में, राजधर्म और नीति के उपदेशों में, स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा में, और सामाजिक मर्यादा के आदर्शों में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत बोध के पहले स्तंभ की, यानी वीर चेतना की, जो शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक थी। एक बात साफ समझनी होगी, इस दौर की कविता में वीरता का मतलब सिर्फ हमला करना या लड़ाई का पागलपन नहीं था। नहीं, ये राष्ट्रीय सम्मान और अपनी संस्कृति की रक्षा का एक प्रतीक थी। ये अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए खड़े होने की एक आवाज थी। और हाँ, जब हम वीर रस की यानी वीरता की भावना जगाने वाली कविता की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, कवि भूषण का। भूषण की कविता में शिवाजी का जो शौर्य है वो असल में भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बनकर उभरता है। उनकी कलम सिर्फ एक राजा की तारीफ नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक बड़ी राष्ट्रीय भावना को आवाज दे रही थी। तो समझने वाली बात यह है कि भूषण की कविता महज दरबारी तारीफ से कहीं ज्यादा थी। इसमें एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना थी, आज़ादी की एक ललक थी, और विदेशी सत्ता के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था ये उसका एक जीता जागता दस्तावेज थी। ये भारत की वीर परंपरा का एक ऐलान थी। वीरता की बात तो हो गई, लेकिन चलिए अब भारत बोध के दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, नीति यानी विवेक और कर्तव्य की चेतना। बिल्कुल, सोचिए, हाथ में एक तलवार तो है, पर उसे चलाना किधर है ये बताने वाला कोई कंपस ही न हो तो उस तलवार का क्या फायदा? बस यहीं पर नीति की भूमिका आती है। तो ये नीति बोध है क्या असल में? ये कर्तव्य, विवेक और हमारे आचरण से जुड़े नैतिक, व्यावहारिक और राजनीतिक सिद्धांतों की समझ है। ये वो फ्रेमवर्क था, वो ढांचा था जो शक्ति को, वीरता को सही दिशा देता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजधर्म। राजा का कर्तव्य सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, सबके साथ न्याय करना और समाज में धर्म की स्थापना करना था। और ये भारतीय राजनीतिक सोच की एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा रही है। और मजे की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ राजाओं के लिए नहीं था। बिहारी जैसे कवियों ने बिहारी सतसई जैसी रचनाओं में अपने छोटे छोटे दोहों से आम लोगों को भी संयम और विवेक का व्यावहारिक ज्ञान दिया। तो हमने वीरता को देखा, नीति को समझा। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी बनती है। देखिए, वीरता अगर शक्ति है तो नीति विवेक है। वीरता अगर साहस है तो नीति संतुलन है। एक अगर एक्शन है तो दूसरी उसे रास्ता दिखाने वाली गाइडेंस है।
एक शौर्य है तो दूसरा कर्तव्य है। और यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि नीति के बिना वीरता सिर्फ एक अंधी तबाही है, अराजकता है, और वहीं वीरता के बिना नीति सिर्फ एक कमजोरी है। रीति काव्य का जो आदर्श नायक था वो वही था जिसमें इन दोनों गुणों का सही संतुलन हो। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं इस पूरी चर्चा के बाद? रीति काव्य की क्या तस्वीर उभरती है? यकीनन ये हमारी शुरुआती धारणा से कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा जटिल है। रीति काव्य सिर्फ सजावटी ऑर्नामेंटल कविता नहीं है। यह मध्यकालीन भारतीय संस्कृति और चेतना का एक सच्चा, एक प्रामाणिक दस्तावेज है जो अपने समय के संघर्षों, आदर्शों और जीवन मूल्यों को पूरी सच्चाई के साथ हमारे सामने रखता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी भी साहित्य को उस युग से, उस समय से अलग करके सच में कैसे समझा जा सकता है जिसने उसे जन्म दिया।